सो हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीबीएसई के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल दिए हैं क्लास ट्वेल्थ के, मतलब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल लिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ के मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, 80 मार्क्स का। एंड कुछ सारे ये क्वेश्चंस इस सेक्शन में कितने पार्ट्स में डिवाइड है, A B C D E पार्ट्स में डिवाइड है। सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स करना कंपलसरी है। तो देखो बच्चों, मैं सारे पार्ट्स में इसी वीडियोस में नहीं कवर करूंगा, क्योंकि देखो अगर एक साथ लेंदी लंबा वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से एक पार्ट सेक्शन वाइज हम लोग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशंस होंगे, आपको समझ में आएंगे ऐसे। तो चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए क्या दिया हुआ है? दिस सेक्शन कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इन्होंने मार्किंग भी इस बार दे दी है कि कैसे मार्किंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है रीड आउट करते हैं। सोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे एक बिलो एक ग्राफ दिया है, वो किसी फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स, जिसकी डोमेन दी हुई है -1 to 1। तो ठीक है, एक डोमेन दी है इन्होंने। डोमेन क्या दी हुई है? -1 to 1। ठीक है, सम पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज हिडन बिहाइंड द स्टार। सो एक ग्राफ है जिसको स्टार से इन लोगों ने कवर कर दिया है। तो वो जो ग्राफ है वो हिडन है स्टार के द्वारा। ठीक है, तो हमें देखना है। तो अब देखो, कुछ तो आपको आइडिया मिल रहा होगा देखने से कि देखो ये एक्सेस है, ये एक y = π/2। ये सिंगल लाइट ग्रे लाइन है जो y = π/2 है। ठीक है, इन्होंने ये बोला हुआ है। तो हमारा ग्राफ थोड़ा कैसा बनेगा? देखो, ये ये लाइन यहाँ से जा रहा है, पॉइंट ये इधर जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये लाइन भी इधर जा रही है तो मे बी ये यहाँ तक आ रही हो। ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा होता है, अब आपको बताते हैं क्या है। तो देखो, जो ये रेंज दी हुई है, डोमेन रेंज दी हुई है, ये तो बच्चों हम लोग को पता है ना किसकी डोमेन रेंज होती है। ये होती है हमारी सेक इनवर्स एक्स की। पता है ना आप लोगों को कि सेक इनवर्स एक्स की होती है डोमेन। तो अब अगर ये सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, तो ये और सेक इनवर्स एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप लोगों को पता है क्या होता है उसका ग्राफ प्लॉट। ठीक है, देखो, ये एक्सेस होती है, π/2 की एक लाइन होती है, y = π/2। और एक ग्राफ होता है जिसकी रेंज होती है -∞ to -1। तो वो जाता है ऊपर। ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है 1 to ∞। तो ये 1 से जाता है इन्फिनिटी के लिए। ये इसका होता है 1 to ∞ रेंज। ठीक है ना। तो डोमेन टोटल रेंज क्या होती है सेक इनवर्स एक्स में, क्या होता था अगर याद है आप सबको? तो वो होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और ये हमारी वैरी कर रही है दिस डोमेन में, और ये इससे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, हिडन ग्राफ है, वो किसका है? फंक्शन का, एफ सेक इनवर्स एक्स का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? सेक्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है ना। तो चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है? P and Q आर द मैट्रिसेस सच दैट P + Q और PQ आर डिफाइंड है। तो P और Q दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। तो P और Q दो मैट्रिक्स है जिनका सम वो ऐसे सच दैट हमको ये देखना है कि ये P + Q उनका एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन दिया हुआ है कुछ टर्म्स में, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट P and Q। तो P and Q पहला दिया हुआ है कि P and Q कैन बी एनी मैट्रिक्स बट ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, सो एक मैट्रिक्स दी है कि जिसका P + Q भी डिफाइंड है और PQ भी डिफाइंड है। तो देखो, अगर P and Q ले लिया कोई मैट्रिक्स, बट उसका अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है, ठीक है ना, ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा ना। कि अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस का आप डिफाइन होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, इजीली होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है P and Q मस्ट बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करते हैं,
इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड अ कॉलम। इसमें इक्वल रोज होती है और इक्वल कॉलम होता है। जैसे कि मान लो m क्रॉस n, ठीक है, तो रोज भी m है, कॉलम भी m हुआ, तो यही कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर भी सेम होता है, ऑर्डर भी इसमें m होता है। सो अब स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई कराएं और ऐड कराएं दो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर जो होगा वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का सेम ही रहेगा। तो अब देखो यही तो हमसे पूछ रहा था कि जो p और q है इसका सम और एडिशन दोनों डिफाइन है, तो हमें ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ऐड करें, सब मल्टीप्लाई कराएं, तो उसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल मॉड ए विल बी इक्वल टू द जीरो। तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। तो पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए माइनस टू पी इक्वल टू जीरो। क्या दिया है, ए माइनस, रुकिए पेन चूज कर लेते हैं, ठीक है, ए माइनस, ठीक है चलो, ए माइनस टू पी जो दिया हुआ है वो दिया है जीरो, क्योंकि देखो ए माइनस टू पी, बी माइनस टू क्यू, सी माइनस टू आर सब जीरो के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं ए इक्वल टू टू पी, और दूसरा क्या हुआ है, दिया हुआ है बी माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से निकालते हैं बी की वैल्यू टू क्यू आ जाएगी, और सी माइनस टू आर की वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी टू आर। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो मॉड ए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, टू पी, टू क्यू, टू आर, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा पी क्यू आर, और ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ऊपर से अगर तुम टू कॉमन ले लो, इसमें से टू कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, दूसरा भी है, दूसरी रो भी है पी क्यू आर, थर्ड रो हमारी एक्स वाई जेड है। तो अब देखो मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती है, अगर दो रो हमारी इक्वल हो गई, दो रो या कॉलम, तो उस मैट्रिक्स का मॉड हमेशा जीरो आएगा, तो इसका मॉड ए जीरो हो गया, तो ये कंडीशन मैच करेगी। चलिए दूसरी कंडीशन बोलिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दो, तो देखो अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो पुट कर दो कि तो एक रो पूरी जीरो हो गई, इसका मतलब इसका मॉड भी जीरो आता है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ही है। तो थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, तो देखो ए बी सी एक्स वाई जेड के रेशियो के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी सी है जो वो एक्स वाई जेड के इक्वल है। मल्टीप्लाई में कुछ होगा, क्योंकि रेशियो में हम कुछ लेते हैं, जैसे कि अगर ए और एक्स है तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई थ्री एक्स होगा, ठीक है, थ्री वाई थ्री जेड, तो वो तो अलग डिपेंड करता है, बट ओवरऑल क्या होता है कि ये तो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इक्वल लेके चलोगे तो फिर से क्या होगा, फिर से यही कंडीशन हो जाएगी कि ए बी सी को एक्स वाई जेड के इक्वल लिख दोगे तो दो रोज हमारी कॉमन हो जाएंगी, अगर कॉमन हो गई तो उसका मॉड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में दो रो, अगर कॉलम दो रो या कॉलम अगर सेम है तो उसका मॉड जीरो होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो तीनों कंडीशन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल वर्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ क्या दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं, सॉरी सॉरी। तो क्वेश्चन फोर्थ में दिया हुआ है, अगर ए बी सी की वैल्यू दी हुई है इन्होंने कि अगर ए बी सी दो है, ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू दे दी है टू, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसके डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हो, एक तो केस ये कर सकते हो कि तुम शायद डायरेक्ट इसको ओपन कर दो, टू ए ले लो, फिर मतलब डायरेक्ट डिफाइन कर दो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। दूसरा ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले सी वन में से सी वन माइनस सी टू करते हैं, कॉलम वन में से कॉलम वन माइनस कॉलम टू, और कॉलम टू में से करते हैं कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ठीक है। तो चलो कॉलम वन में क्या करना है, कॉलम वन माइनस कॉलम टू, टू ए में से टू ए गया जीरो, थ्री बी माइनस टू ए माइनस सी हो जाएगा, थ्री बी माइनस टू ए माइनस सी हो गया, टू ए प्लस थ्री बी, ये माइनस सी हो जाएगा। अब कॉलम टू में क्या करना था, कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस थ्री बी माइनस सी, और सेकंड में क्या आएगा, टू ए प्लस सी माइनस थ्री बी, और इसमें सी माइनस सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। थर्ड कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो ये सेम ही रहेगा, थ्री बी प्लस सी।
3b और c, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन लगाते हैं, R2 रो टू में से रो टू माइनस रो वन कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो पहली रो तो सेम ही रहनी है, उसमें कोई कुछ नहीं करना है, 3b माइनस सी। तो चलो सिंपली लिख देते हैं बच्चों, रो टू में क्या करना है, हमें रो टू में से रो वन घटाना है, तो 3b माइनस टू ए माइनस सी में से जीरो घटाएंगे, सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, 2a माइनस टू ए तो कैंसिल हो जाएगा, सी माइन सी माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2c। अब 3b माइनस का है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2c बचेगा। थर्ड वाले में आते 3b, तो 3b माइनस सी, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का सी। थर्ड रो में हमने कुछ नहीं किया है, कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो इसको सेम ही लिख देंगे, जीरो अब सी। अब देखो थोड़ा सा तो ये सिंपल हो गया है, बट थोड़ा सा और हो सकता है, क्या हो सकता है, अभी हम लगाते हैं अगर रो टू में रो टू प्लस रो थ्री, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा ना, ठीक है सिंपल। 2a माइनस 3b माइनस सी, इधर तो ये 3b प्लस सी रहेगा, तो रो टू में इन दोनों को जोड़ दिया है, तो जोड़ने पे क्या होगा, 2a हो जाएगा 4, 2a कैंसिल हो जाएगा, 3b हो जाएगा 6c, और ये c भी हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 2c रहेगा, ये हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे ये 2a प्लस 3b माइनस सी रहेगा, और ये ज़ीरो, और ये सी हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको चलो हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, तो ये किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, रो वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, तो जीरो ही रहेगा। तो ये 6b माइनस सी, और ये क्या साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लेके माइनस में आएगा 6b माइनस 2c, इसका एक्सपेंशन होगा, तो ये हो जाएगा 2c, ये आएगा मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई 2a माइनस 3bc, सो c का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, क्या हो जाएगा 2ac माइनस 3bc माइनस सी स्क्वायर, और इसमें फिर क्या होगा, 3b माइनस सी तो जीरो हो जाएगा, 3b प्लस सी का इससे मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। अब इसका बचेगा 2a प्लस 3b से एक्सपेंशन कराएंगे, 2a प्लस 3b माइनस सी। तो अब इसको जब लेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये इग्नोर, जीरो का मल्टीप्लाई यहाँ होगा जीरो, और माइनस 2c का इसमें मल्टीप्लाई होगा, चलो माइनस 2c का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस 6bc माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं मल्टीप्लाई करा के, तो ये आएगा माइनस 12abc प्लस 18b स्क्वायर सी प्लस 6bc स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर माइनस 6bc स्क्वायर माइनस 2cq माइनस 12abc, और ये माइनस में आएगा 4ac स्क्वायर माइनस 18b स्क्वायर सी माइनस 6bc स्क्वायर प्लस 6bc स्क्वायर प्लस 2cq। तो अब इसमें देखो सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कैंसिल 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 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -12abc -12, तो ये हो गया 24abc। तो ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, 2, तो 2 पुट कर देते हैं, ये आया माइनस का 48, यही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना। थोड़ा सा लेंदी है, एक नंबर के लायक तो नहीं है, बट हाँ अब नंबर चाहिए सारे पूरे 80 में से 80 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, छोड़ के नहीं आना है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो, तो फॉर फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, तो के की किस वैल्यू पे, ये तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ तो सीधे लिमिट लगाओ एक्स टू जीरो, फंक्शन दिया हुआ है साइन 2x बाई 8x, और ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे है, तो ये के लिए निकालना है एफ ऑफ जीरो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो कंडीशन होती है ना, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ के, एफ और एक्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना, ये दोनों के लिए, तो हमने यहाँ से ले लिया एफ ऑफ जीरो पे, ये इसके इक्वल होगा, ये लिमिट लगाते हैं, यहाँ से 1/4 कॉमन कर लो, ठीक है, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर आया साइन 2x बाई क्या हो गया 2x, जो कि के की, अब ये देखो लिमिट, ये प्रॉपर्टी होती है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स
ये अगर ये दिया हुआ है तो इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है ना वैल्यू, तो इसको 1 पुट करेंगे तो ये बचेगा 1/4, वो जो कि कल हुआ के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो इंटीग्रल निकालना है इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन का। तो क्या करते हैं, 1/x है, तो चलो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं, 1/x को टी लेट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x² dx, टी का dt हो गया। यहाँ से dx/x² की वैल्यू निकाल लो, dx/x² की वैल्यू आएगी माइनस का dt, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। चलो इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो x², ये 1 अपॉन, तो 1/x² dx, तो देखो हमें इंटीग्रेशन किसका करना था, 1/x² cos² 1/x dx का, ठीक है। तो 1/x² dx की वैल्यू क्या आ गई, -dt, तो ये बचा कितना, cos², 1/x को लेट किया हमने t, तो ये cos² t हो गया, बाकी 1/x² dx की वैल्यू -dt है, तो माइनस बाहर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 1/cos, 1/cos x कितना होता है, sec, तो ये हो गया sec² t, ठीक डी टी। अब sec² t का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो हमें पता ही है बेटा, क्या होता है, 10t, 10t, ये साथ में कांस्टेंट आएगा। चलो t की वैल्यू पुट कर दो, -10 1/x माइनस का c, ठीक है। c यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, -10 1/x माइनस बी। बी और सी में कंफ्यूज मत होना, ये तो सिर्फ कांस्टेंट इन्होंने यहाँ बोला नहीं कांस्टेंट, हमने यहाँ पे सी कांस्टेंट लिया, उन्होंने वहाँ पे बी ले लिया। आप भी चलो बी ले लो, तो चलो लो बी ले लिया, खुश, ऑप्शन बी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन दिया -1 to 1 mod 4x - x², तो चलो यहाँ पे मॉड दे दिया। अब देखो बच्चों एक चीज़ है, एग्जाम पास आ रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। जैसे मॉड दिया है तो मॉड के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करो, क्या होती है, ए से बी अगर कोई फंक्शन दिया है मॉड में dx में, तो उसके लिए लिमिट लगाओ, एक्सपेंड करो, a to c fx dx प्लस c to b fx c to b fx dx, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज करनी है अगर कोई मॉड में फंक्शन आपको दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब अपना क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया हुआ है, मॉड के अंदर -1 to 1, ठीक है ना। तो -1 to 1 है, अब इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, -1 और +1 के बीच में वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ, हमें बीच में एक वैल्यू चाहिए होती है ना, तो बीच में अगर एक वैल्यू चाहिए तो -1 के बीच में क्या होगी, -1 के 1 में हमें क्या मिलता है, 0, ठीक है। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, -1 से 0 के बीच में लेंगे तो आएगा 4x - x² dx, एक 0 से 1 में आएगा तो ये हो जाएगा 4x - x² dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, 4x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट है -1 to 0। अब दूसरे वाले में आते इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस x का इंटीग्रेशन x²/2, और दूसरे वाले पार्ट में अगर हम आएंगे तो x² के इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, लिमिट क्या थी 0 to 1, तो सारी लिमिट पुट करते हैं। चलिए तो लिमिट क्या है, 4/2 प्लस 1/3 आएगा, यहाँ से ये 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस रहेगा, तो प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे 4/2 माइनस 1/3 माइनस 0 पुट करेंगे, सब 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, ये आएगा 7/3, ये आएगा 5/3, दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द एरिया अंडर द पैराबोला गिवन बाई वाई इक्वल टू x²। तो देखो एक पैराबोला दिया हुआ है जो y इक्वल टू 4x² है, तो सबसे पहले प्लॉट कर लो पैराबोला y इक्वल टू 4x² का, तो ये y इक्वल टू, ये हो गया हमारा पैराबोला y इक्वल टू 4x² का, ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना।
ये पैराबोला है y इक्वल टू 4x² पे। अब इसके बाद बोल रहा है ये पैराबोला है जो बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 के द्वारा बाउंड हो रहा है। समझ में आया बच्चों किसके द्वारा बोल रहा है? -1 और -2। तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा -1, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा -2। तो ये बाउंड कर रहा है किसके द्वारा? -1 और -2 के द्वारा। ठीक है ना, ये -2, ये है -1। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमें क्लोजेस्ट एरिया बताना, वही तो क्लोजेस्ट एरिया। तो अब इन पॉइंट्स के द्वारा बाउंड किया हुआ एरिया क्या होगा हमारा? वो एरिया होगा ये वाला एरिया। समझ में आया ना बच्चों? ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो चलो सीधा सा लगाते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पैराबोला का आएगा y इक्वल टू, सॉरी इंटीग्रेशन किसका होगा? 4x² का। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? -2 से जाएगी -1 तक। ठीक है ना, -2 से -1 तक लिमिट गई। इसको x² के इंटीग्रेशन होता है 4x³/3। -2 से -1 लिमिट गई, -1 पुट करो तो -4/3। और ये -2, 4 टू जा 2 का क्यूब होता है 8, 8 4 जा 32, ये प्लस हो जाएगा 32/3, ये आएगा 28/3, ये आया 9.33, 9.33 विच इज अप्रोक्सीमेट 9। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 9, सी ऑप्शन सही होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ एन ऑर्डर ऑफ 2 एंड अ डिग्री 2। तो हमें चेक करना है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है। चलो भाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में आते हैं। इसमें देखो, इसका तो ऑर्डर 2 है, d2y है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री यहाँ पे क्या है? डिग्री 3 है। बट हमें क्या चेक करना था? सॉरी, ऑर्डर 2 है यहाँ पे, जो डिग्री ऑर्डर 2 है पर डिग्री इसकी 1 है। यहाँ पे ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 है, ये तो नहीं होगा, कैंसिल। दूसरे वाले में आते हैं। तो दूसरे में देखो, ऑर्डर यहाँ पे इसका कितना है? 2। सो ऑर्डर कितना हो गया? 2, और डिग्री भी इसकी कितनी है? 3। तो ये तो सही हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो कुछ सिंपली लिख सकते, तो क्वेश्चन सिंपल था, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी किसी में तो सही आया ही नहीं। इसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है, और इसका तो डिफाइन नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होते तो उसमें डिफाइन नहीं होती ना डिग्री। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 10 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है 10, फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है? dy by dx इक्वल टू 4e⁻³ सो इफ y 0 की वैल्यू दी है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? dy by dx दिया है, dx किधर ले आते हैं? dx को अगर उधर ले जाओगे क्या होगा? dy इक्वल टू 4e⁻³ dx। ठीक है, अब इसका क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y, 4 बाहर रहेगा। e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻³/3 इंटीग्रेशन हुआ, प्लस c एक कांस्टेंट आएगा साथ में। अब देखो ये बोल रहा था y0 की वैल्यू 7/3 है, तो y0 की वैल्यू y0 करते हैं 4e⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0/3 प्लस c। y0 की वैल्यू 7/3 दी थी, 4e⁻0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये 1 ही रहेगा, प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 7/3 माइनस 4/3। यहाँ से c की वैल्यू आएगी 7 माइनस 4, 3 डिवाइडेड बाई 3, 7 की वैल्यू आ गई 1। अब ये 7 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 4 इंटू e⁻3x/3, c की वैल्यू पुट करेंगे +1 आ जाएगा। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारा। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 4/3 e⁻3x +1, ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा? ये कह रहा है कि shown below is a regular hexagon whose two vertices are joined by a vector। ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना हमें। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है?
ए वेक्टर और डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं। ये बोल रहा है ये कि ए वेक्टर और डी वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है। तो देखते हैं, ए वेक्टर ये है, ठीक है, डी वेक्टर ये है। देखो ए वेक्टर इक्वल तो हैं, बट जो है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर सो ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे, निगेटिव वेक्टर हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाँ ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट। देखो ये इस साइड एरो है, ये इस साइड एरो है, दोनों अपोजिट है, तो ये निगेटिव वेक्टर हो गए, ठीक है, निगेटिव वेक्टर। अब सेकंड वाले में आते हैं, बी और ई आर कोलिनियर वेक्टर। सो बी, ये बी वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर ये रहा। देखो कोलिनियर क्या होते हैं, या तो वो एक लाइन पे हो या तो पैरेलल हो, ठीक है। कोलिनियर का यही होता है कि या तो वो स्टार्ट फ्रॉम वन लाइन और पैरेलल, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए, यहाँ देखो बी वेक्टर और ई वेक्टर ये दोनों क्या है, पैरेलल है। एक ही पॉइंट से तो नहीं स्टार्ट हो रहे, बट दोनों पैरेलल है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। चलो लास्ट स्टेटमेंट में आते हैं, सी डी जी आर को इनिशियल वेक्टर। तो देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। आप तो वैसे रिवीजन कर रहे हो तो पता होना चाहिए, वैसे फिर भी मैं समझा देता हूँ। जो एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होते हों वही होते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। सी डी जी, देखो ये सी डी और ये जी तीन वेक्टर, इनका एक पॉइंट ये है, तो ये तीनों वेक्टर यहीं से स्टार्ट होने चाहिए। देखो सी तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इस एरो का मतलब है, डी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पर देखो जी का एरो ये है, तो मतलब जी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो सी और डी तो को इनिशियल है बट जी नहीं है, बट ऑप्शन में तो पूछ रहा है कि तीनों को इनिशियल है कि नहीं, तो नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली ऑप्शन सेकंड सही है, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। तब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में इनकी वर्टिसेस दिया हुआ है, पी की वैल्यू -i +2j+4k कैप दी हुई है, क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 3i +6j+8k, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 4i +j+k कैप, ठीक है। ये तीनों वर्टिसेस की दी हुई है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द मीडियन पी एस। तो पी से एक मीडियन खींचा गया, तो मीडियन खींचा गया, तो ये अपोज, ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, और क्यू और आर को इक्वली डिवाइड करेगा क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसमें से, पी एस मीडियन है, हमें पी एस निकालना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एस के पॉइंट निकाल लेंगे, क्यू आर का मिड पॉइंट लेके, ठीक है। तो एस मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, 4+3/2 हो जाएगा, 4+3/2 ये हो जाएगा आई कैप, और 6+1, 6+1/2 ये जे कैप हो जाएगा, और 8+1/2 ये हो जाएगा के कैप। तो मिड पॉइंट के पॉइंट आ जाएंगे, वर्टिसेस आ जाएंगे 7i/2 +7j/2 +9/2 के कैप, ठीक है। अब हम पी एस निकाल सकते हैं, पी के पॉइंट पता है, एस के पॉइंट पता है, सिंपली पी एस निकाल लेंगे। पी एस क्या आएगा, 7/2 -1i +7/2 -2 जे कैप +9/2 -4, ये आएगा के कैप के। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/2 आई कैप, 3/2 जे कैप +1/2 के कैप। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड। तो पॉइंट एक्स वाई जेड के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। सो इफ द पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, ओके ओके। तो ये बोल रहा है कि एक्स और वाई जेड आर कोलिनियर है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ। तो इसमें एम की वैल्यू निकालनी है, और ये दे दिया है स्टेटमेंट कि ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या होता है, इनके मैट्रिसेस का मॉड 0 होता है। कोलिनियर के लिए, कोलिनियर अगर है
तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, एम तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मॉड ए 0 होगा। तो मॉड ए पहले बना लेते हैं मैट्रिक्स, 3 तो वर्टिसेस दी हुई हैं तो हम बना लेते हैं। पहला क्या है, 1 4 3, 1 4 3। दूसरे में क्या दिया हुआ है, 4m 15/2, 4m और 15/2। थर्ड का क्या दिया हुआ है, 7 - 4 12, 7 - 4 12। इसका क्या होगा, 0, मॉड 0 होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको सीधा एक्सपेंड कर दो, सबसे सिंपल रहेगा। तो हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करते हैं, तो 1 × 5 × 12 माइनस 15/2 × 4, तो ये प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 30। सिंपल। अब दूसरे वाले में निगेटिव आएगा 4, इसके करस्पॉन्डिंग कराएंगे, तो 12 4 जा 48, माइनस माइनस आएगा 4 3 जा, ओके ओके, ये आएगा 405/2 प्लस 3 -16 -7 m = 0। तो ये इसको सॉल्व करने पे आएगा टोटल 240 -240 = 9m। तो यहाँ से m की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 135। तो एक लाइन है जो एंगल बना रही 135 का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द एंगल ऑफ 300 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो एक लाइन है जो एक्स डायरेक्शन से 135 का एंगल और वाई डायरेक्शन से 300। तो इसके लिए हम लोगों ने पता है ना कि इसमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है 135 डिग्री, बीटा की वैल्यू दी हुई है 300 डिग्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एंगल इट मेड टू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो हमसे गामा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या लगाते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1। ये कंडीशन होती है। सिंपली कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करो अल्फा बीटा गामा की, आ जाएगा आंसर कॉस स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 300 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1। तो अब ये कॉस जो दिया हुआ 135 को ब्रेक करते हैं, 90 + 45 का होल स्क्वायर प्लस इसको कॉस को ब्रेक करते हैं 270 + 30 में होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1। कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 45 आएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 पुट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, कॉस 270 + थीटा कॉस साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पता है ना हमें, 1/2 पुट कर देते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर गामा आ गया = 1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, ये आएगा 1/2 प्लस 1/4, और ये 1 माइनस में चला जाएगा तो आएगा 1/2 प्लस 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4, तो 1/4 आया। तो यहाँ से कॉस नॉट स्क्वायर, स्क्वायर को हटाते हैं अगर, तो कॉस गामा आएगा 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। थर्ड एंगल पूछा था जो जेड एक्सिस से बिलोंग कर रहा हो, आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो ये बोल रहा है कि एक पी क्यू है, ये पी क्यू है, परपेंडिकुलर है क्यू आर के, पी क्यू आर। ठीक है, क्यू आर के परपेंडिकुलर है और इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं तीनों के पी क्यू आर के। तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पी क्यू निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल देंगे, और परपेंडिकुलर है। देखो पी क्यू क्यू आर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, पी क्यू इंटू क्यू आर जो है वो 0 है, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू और क्यू आर निकालना है।
तो पी के वर्टिसेस क्या हैं, 4i प्लस 7j माइनस के। क्यू के वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, 5i वाई जे प्लस के। आर के वर्टिसेस 2i प्लस 9j प्लस 4k। तो हमें पी क्यू निकालना है, तो सबसे पहले पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू के लिए क्या होगा, 5 - 4 ये हो जाएगा 1, तो आएगा आई। 7 - 1, 7 - 1 नहीं सॉरी वाई है, तो आएगा y - 7 होगा, सॉरी -7 प्लस वाई, ये जे होगा। और के लिए 1 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2k। तो ये पी क्यू आ गया। अब चलिए क्यू आर भी निकाल लेते हैं। क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा 5 माइनस माइनस प्लस 2, 7i हो गया, प्लस y - 9, तो y - 9j हो गया। के का क्या होगा, 1 - 4, तो ये आएगा -3k। तो अब पी क्यू क्यू आर आ गया, तो अब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। पी क्यू इंटू क्यू आर कितना होगा, पी क्यू इंटू क्यू आर 0 है, कंडीशन दी है क्वेश्चन में। तो पी क्यू की वैल्यू है हमारी, पी क्यू इंटू 1, तो 1 इंटू 7, 7 ही रहेगा। y - 7 मल्टीप्लाई कराएगा y - 9 से, और -3 × 2 = 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7 माइनस का 7y प्लस का 63 प्लस का y² माइनस का 9y - 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y² - 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर करते हैं, y² - 8y - 8y प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये आएगा y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 8। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई, 8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलएलपी अलोंग विथ इट्स कंस्ट्रेंट इट्स गिवन। तो हमें मिनिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 2y को, ठीक है ना। अब z इक्वल टू 3x प्लस 2y को मिनिमाइज करना है, और इसके कंडीशन क्या हुए थे, सब्जेक्ट टू किसके करना है, x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द above लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है सब्जेक्ट उसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो, ये x इक्वल टू 4 की लाइन हो गई। अब क्या बोला, ये इसके 0.4, 0 होंगे। बोला x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा पूरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। लेस देन में आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 तक जा सकते हैं 4 से पहले। दूसरा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की 0 वैल्यू यहाँ है, x से 0 से बड़ी मतलब राइट साइड का पोर्शन, ठीक है ना, पूरा पूरा राइट साइड का, बट कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसकी भी कंडीशन दी है x इक्वल टू लेस देन 4, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या दी है, y इज ग्रेटर देन 0, तो ये y है, y से ऊपर की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू। तो ओवरऑल कितना पोर्शन, ओवरऑल यही पोर्शन हमारा है। अब हमें z क्या दिया था, किसको मिनिमाइज करना था, 3x प्लस 2y को। अब इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स है तुम्हें मिल रहे हैं, इधर तो सब ओपन है, एक ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है और एक ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। तो ये हमारा कौन सा रीजन कहलाएगा, अनबाउंडेड रीजन है। तो ये हमारा अनबाउंडेड रीजन हुआ, ठीक है ना। सिर्फ दो ही हमारे कॉर्नर पॉइंट है, 4 होनी चाहिए ना बाउंडेड के लिए, ठीक है ना, मिनिमम तो 4 होने चाहिए। अब इसको मिनिमाइज करना है, तो दो ही पॉइंट है, एक 0, 0 है कॉर्नर, एक 4, 0। तो 0, 0 पुट करके जब देखेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है ना। और अगर 4, 0 पुट करेंगे तो कितनी आएगी, जेड की वैल्यू 12 आएगी। अब देखो 12 तो इसमें वेरी ही नहीं करेगा, इस ग्राफ में 12 तो वेरी ही नहीं करेगा, ओनली एक ही वैल्यू पुट करेगी जेड की, वो है 0, 0 ऑरिजिन से।
तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, बस। ठीक है ना, ये बहुत समझने वाला था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, आपको समझना चाहिए। ठीक है ना, इसका सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। पी एम बाई एन की वैल्यू दी हुई है, जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई एन दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम दी हुई है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन दी है 0.4। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन डैश। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई एन का, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। ठीक है ना, तो अब वैल्यूज पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बाई एन की वैल्यू दी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन की वैल्यू दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई है, हमें निकालनी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पुट करते 0.4, तो यहाँ से हमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 0.12 आ गई। ठीक है ना, अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन आ गई, हमसे पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन नॉट, मतलब एन नहीं होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, मतलब एन नॉट अवेलेबल। इसका मतलब एम इंटरसेक्शन एन डैश एन नॉट अवेलेबल में क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एम है उससे प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की हटा देते हैं, तो आ जाएगा। तो ये 0.2 है, ये 0.12 हमने निकाली है, आ जाएगा 0.08। यही आंसर था, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, द कंस्टेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम along with their groups graphs is shown below। लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम दी हुई है, उसके ग्राफ भी दिए हुए हैं, यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे x प्लस 2y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो चलो ग्राफ में आते हैं, कि ग्राफ अपने आप में एक पूरा एक्सप्लेनेशन होता है क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एबव सेट ऑफ कंस्ट्रेंट। देखो, तो क्या दिया हुआ, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से इक्वल होना चाहिए, 3 से एक कट कर रहा है, और तो ये जो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए जब अपन रीजन देखेंगे तो रीजन कहाँ से आएगा, रीजन ऊपर वाला आएगा, ये पूरा पोर्शन। ठीक है ना, ये पूरा अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, देखो ये पोर्शन आएगा, मेरा एरो चेक करो, ये पूरा ये पोर्शन इस लाइन के ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 3 है ना, हमेशा प्लस वाला आएगा, इस रो के नीचे भी नहीं जाएगा, यहाँ से y निगेटिव साइड आएगा, इसलिए ये सब ऊपर वाला। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, 10 है मतलब ये y इक्वल टू 10 की जो लाइन है, ये y इक्वल टू 10 की जो लाइन है उसके सारा इधर वाला पोर्शन। ठीक है, तो अब हमें ये तो डिसाइड हो गया कि इधर से इतना, इधर से इतना। अब लास्ट कंडीशन y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन 10 इधर है, तो अब इसके इधर वाला पोर्शन रहेगा, 10 से कम वाला नहीं रहेगा। तो ओवरऑल क्या था, पहली कंडीशन में नीचे से ऊपर वाला ये सारा पोर्शन था। ठीक है, और y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0 में तो राइट साइड वाला पूरा आ गया, और s इक्वल टू ग्रेटर देन 10 मतलब यहाँ 10 से पूरा। तो ओवरऑल पोर्शन हमें सिर्फ ये वाला लेना है। ठीक है, इससे पहले क्या कुछ भी नहीं। तो अब ये देखो, ये भी हम, ये हमारा रीजन कौन सा है, अनबाउंडेड हुआ ना, क्योंकि इसमें सेंट कॉर्नर कितना है, इसमें तो सिर्फ एक ही कॉर्नर है जिसका पॉइंट है 10,0। ठीक है ना, एक ही पॉइंट है, वन कॉर्नर पॉइंट है जो है 10,0। तो चलो अब ऑप्शन में आते हैं, हमें मिनिमाइज करना है। तो देखो, अब सारे ऑप्शन तो आप चेक नहीं करोगे, तो चलो एक से स्टार्ट करते हैं। तो पहले से पहला स्टार्ट करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको मिनिमाइज करना है, पॉइंट कॉर्नर पॉइंट एक ही है 10 प्लस 0, तो जेड की वैल्यू 10 आ गई। सो अब अगर इफ जेड 0 है, अगर जेड 0 है, जेड सॉरी 0 10 है, तो एक्स प्लस वाई जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी चाहिए ना, एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए वो 10 से छोटा ही होना चाहिए अगर टोटल है, तो क्योंकि टोटल सम तो हमेशा 10 से 0 ही आएगा ना, ये कंडीशन दी हुई थी एक्स इज ग्रेटर देन 10 और उसका एक्स प्लस 2 वाई इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसकी वैल्यू 10 से छोटी वैल्यू इस रीजन में कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए।
यही कंडीशन होगी। तो उसके लिए ये कंडीशन फॉलो करेगी, इस रीजन में ये वेरी करेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू जेड की यही हो गई। ये जो वैल्यू है 10,0 इसको मिनिमाइज कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, सोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का एक ग्राफ दिया हुआ है आर, इसका फंक्शन आर जीरो नॉट इंक्लूडेड आर डिफाइन दिया हुआ है फंक्शन 9 - x² बाई 9x - x³ ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है क्या करना है, बेस्ड ऑन द एबव फंक्शन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं बिलो, वन लेवल assertion and another level is reason, so read the statement carefully and choose the option that is correctly। तो assertion और reason दिया, हमें चेक करना कौन सा सही है। तो पहला assertion क्या दिया हुआ है कि फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, हमें चेक करना है फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो देखो भाई, हम तो ऐसे ही बता सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन का कोड डोमेन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज फंक्शन को डोमेन जो है, जो फंक्शन को डोमेन है वो होल रियल नंबर ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। इट मीन जो इसकी रेंज होगी वो सबसेट ऑफ को डोमेन होगी। जो रेंज है वो रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन की होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन जो होगा फंक्शन ऑन टू, फंक्शन नॉट ऑन टू, ठीक है। तो पहला असेशन तो करेक्ट हो गया। दूसरा चलो रीजन पे आते हैं। रीजन क्या बोल रहा है, 3 बिलोंग्स टू आर, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तीसरा बोल रहा है 3 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर जो कि है को डोमेन ऑफ फंक्शन, हैज नो प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज इन द को डोमेन ऑफ एफ। तो देखो 3 है, 3 कहाँ होगा, 3 इस ग्राफ में कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये 3 होगा। इसकी प्री इमेज अगर आप बनाओगे तो प्री इमेज कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी ना प्री इमेज। तो इसमें तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि हैज़ नो प्री इमेज, कि इसकी प्री इमेज ही नहीं होगी। बट प्री इमेज तो इसकी पॉसिबल है ना, ग्राफ के नीचे जाती ना एक्सेस पे, तो ये तो प्री इमेज बन रही ना 3 की। तो ये तो रीजन तो गलत है भाई। तो कौन से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा कि ए इज ट्रू है, बट उसका जो रीजन दिया हुआ है वो भाई साहब बहुत गलत दिया हुआ है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी प्री इमेज देखो फंक्शन में देख लो ना, इस तरफ भी क्योंकि 3 क्या दिया था यहाँ पे, हाँ 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है को डोमेन ऑफ फंक्शन की। तो ये जो इसकी जब को इमेज बनाओगे, इमेज बनाओगे प्री इमेज, तो ये आई प्री इमेज पहले आती ना, तो ये तो बन रही है ना एक्सिस पे, इसलिए ये गलत है। तो अब आते हैं हमारे सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा था कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेवल एसेशन। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक एसेशन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो एसेशन क्या दिया हुआ है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू द मॉड एक्स माइनस सिक्स। तो मॉड एक्स माइनस सिक्स, उससे पहले चलो रीजन देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी, तो अगर एक फंक्शन पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस है देन इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। हाय राम, कितना गलत दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा किसी पॉइंट पे। ये तो सरासर गलत दिया हुआ है ना। तुम लोगों को देखो पता है कि कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, कि कॉन्टिन्यूटी के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। बट अगर बट ये जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, है ना। क्योंकि कंडीशन तो हमें क्या पता है, कंडीशन कंडीशन जो है हमें पता है कि क्वांटिन्यूटी क्वांटिन्यूटी
कंटिन्यूटी जो है भाई बच्चों, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी, तो कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन, is necessary condition for differentiability, बट ये भी पता है ना हमको कि डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट नेसेसरी, बट डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी। भाई डिफरेंशियबल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशियबल है इसका मतलब ये जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी के लिए डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन कंपलसरी नहीं है, तो इस वजह से रीजन तो सरासर गलत हो गया हमारा। अब हमें मेन बचा है असर्शन चेक करना है कि फंक्शन एक दिया हुआ है एफ एक्स मॉड के अंदर x माइनस सिक्स और कॉस एक्स दिया है, डिफरेंशियबल चेक करना है जो कि सिर्फ आर स्कूल आर जो कि सिर्फ सिक्स पे डिफरेंशियबल नहीं है, बाकी सब पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाते हैं चलिए। तो फंक्शन क्या बनेगा, सिक्स के लिए चेक करना है। तो अगर एक्स जो हमारा है लेस देन सिक्स हो, क्योंकि आर बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू सिक्स है, तो सिक्स को डोमेन में नहीं होना चाहिए ना, इसलिए एक्स लेस देन सिक्स लेते हैं। तो क्या आएगा, एक्स माइनस सिक्स ऐसे ही रहेगा और कॉस एक्स आ जाएगा। अब अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन सिक्स हो जाएगी तो ये क्या आएगा, ये निगेटिव में एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके लिए तो ज़ीरो होता ही है, एफ इजक्वल टू ज़ीरो के लिए ज़ीरो। तो अब एक एक कंडीशन के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले चेक करते हैं किसके लिए, फॉर एक्स इक्वल टू लेस देन सिक्स के लिए। अब अगर लेस देन सिक्स के लिए चेक करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स जो होगा एक्स माइनस सिक्स था, कॉस एक्स है। ठीक है, तो अब एफ एक्स के लिए मैक्सिमम निकालना है मिनिमम, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स, बिकॉज डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, एफ एफ ऑफ एल एच एस और आर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर वो दोनों आ जाएंगे तो वो डिफरेंशियल होता है उस कंडीशन उस पॉइंट्स पे। सिक्स के लिए हम यही चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, राइट हैंड निकाल रहे हैं, फिर इसके बाद लिख देंगे। अगर इक्वल होगा तो वो डिफरेंशियबल होगा सिक्स पे, अगर नहीं आता इक्वल तो नहीं होगा। तो ये चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, एफ डेस एक्स को। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, किसका निकालना है, एक्स, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, एक्स कॉस एक्स माइनस सिक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ टैक्स एक्स कितना आएगा, आएगा माइनस, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन वन ही होता है तो वन हो गया, माइनस सिक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स साइन एक्स। तो अब इसमें एफ डैश एक्स, एफ डैश किसके लिए निकालना है, सिक्स के लिए निकालना है, तो सिक्स के लिए निकालते हैं। तो सिक्स के लिए जब निकालोगे तो क्या होगा, माइनस सिक्स साइन सिक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस सिक्स साइन सिक्स। तो माइनस सिक्स साइन सिक्स से प्लस सिक्स साइन सिक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कॉस सिक्स। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन सिक्स के लिए। तो एक्स ग्रेटर देन सिक्स के लिए एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स माइनस सिक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे में लिखेंगे, तो सिक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डेक्स एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि होगा, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, सिक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आएगा फंक्शन का, ये आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो ये टोटल आएगा एक्स साइन एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो गया राइट हैंड का डेरिवेटिव। इसमें भी क्या करते हैं, एफ डैश सिक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, सिक्स साइन सिक्स आएगी माइनस सिक्स साइन सिक्स माइनस कॉस सिक्स।
तो यहाँ से एफ डैश सिक्स क्या आया, 6 sin 6 से 6 sin 6 कैंसिल हो गया, तो इसको क्या वैल्यू आया राइट हैंड की कॉस माइनस का cos 6। तो अब देखो यहाँ से टोटल क्या हमें कंडीशन मिली, हमें ये मिला है कि लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड। तो अब जब अगर ये डेरिवेटिव के इक्वल ही नहीं है, सो फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन एफ जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन एफ है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट सिक्स, सिर्फ सिक्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हमने निकाला किस चेक किसके लिए, क्या सिक्स के लिए। तो ये फंक्शन सिक्स के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों, अब ये तो सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ो समझो। ठीक है, जो भी पार्ट नहीं, जो अगर देखो ये होता है कि हमारे वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जैसे प्रैक्टिस के थ्रू समझाया है ना, कि आप मतलब आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के पर्पज से हमने समझाया है कि मेरी मोर डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेनेशन दिया है। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आपको, इसमें किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट, जैसे ये फंक्शंस वाले में नहीं क्लियर हुआ, कैसे सेक इनवर्स एक्स का ये फंक्शन आ गया है, तो अब अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, तो मैं उसकी अलग से एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे अच्छे से समझाऊंगा, उसके खूब सारे एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। बोर्ड एग्जाम आ गया, कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है ना। और एक और आप लोगों के लिए अच्छा चीज़ है कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आप हम लोगों से डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्ट, आपको उसके वीडियो मिलेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है, कुछ नहीं करना है। हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल में अभी डिस्क्रिप्शन में आपको एक इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म है, उसमें हमको डाउट सेंड कर दीजिए, आपके सारे डाउट्स की सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हेल्प करने के लिए हैं, बेफिक्र होकर तैयारियाँ करिए, बोर्ड की नंबर लाइए 80 में 80 पूरा। ये तो प्रॉब्लम सेट तो आपका हम पूरा करवा देंगे 2 से 3 दिन में कंप्लीट, ये पार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, चलिए।